अमेरिका के ताल्लुक आपस में दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। एक दूसरे की कंपनियों के ऊपर टैरिफ्स तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा, एक बहुत बड़े मसले का। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ट्रेड कम करते जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे की कंपनियों पे पाबंदियां लगाई। दोनों ने एक दूसरे के अहम प्रोडक्ट्स को दूसरे के मुल्क में जाने से पे कंट्रोल लगाए। और चाइना अब अमेरिकी कंपनियों के लिए इतना बिजनेस फ्रेंडली नहीं रहा। अब एक दिहाई से, पिछले 10 सालों में अमेरिकी कंपनी इन्हीं हालात को देखते हुए अपनी चाइना के अंदर सप्लाई चेन्स और प्रेजेंस को कम करती जा रही हैं। और उनके पास सिर्फ दो चॉइसेस उसके उसके बाद रह जाती। या तो वो अपनी अपनी फैक्ट्रियां, अपना माल बनाने के सिस्टम सारा कुछ अमेरिका ले आए, या वो एक नई फैक्ट्री ढूंढे चाइना की तरह, जहां वो अपनी सारी चीजें चाइना से मूव कर दे। लेकिन सोचिए क्या हुआ। अमेरिका आईफोन अमेरिकी बनाना नहीं चाहते, वो सिर्फ उन्हें डिजाइन करना चाहते हैं। और वो एप्पल का स्टॉक सिर्फ ट्रेड करना जानते हैं। तो अमेरिकी कंपनी अब क्या करें? उनने दुनिया की नई फैक्ट्री ढूंढना शुरू कर दी, जो चाइना का मुतबादिल। और वो उनके हिसाब से है इंडिया। जो हम देखने में आते हैं कि वियतनाम भी नजर आया, मलेशिया भी नजर आया, लातीनी अमेरिका पे भी उन कंपनियों की नजर गई। लेकिन इंडिया सब पे भारी पड़ गया। एप्पल ने फैसला किया कि हम 30 मिलियन आईफोन इंडिया में अब बनाएंगे। गूगल अपने पिक्सल फोन भी इंडिया में बनाना चाहता है। और सैमसंग बहुत बड़े पैमाने में पैसा इंडिया, नाम भी नजर आया, मलेशिया भी नजर आया, पे इन्वेस्ट कर रहा है। और यूरोपियन कंपनीज वोल्क्सवैगन जैसी भी इंडिया पे अपनी फ्यूचर को देख रही हैं। लेकिन रुकिए यहां पे, इंडिया चाइना नहीं है। और चाइना की कामयाबी क्या इंडिया जैसा मुल्क कॉपी कर सकता है? यह बहुत मुश्किल लग रहा है। और पिछले 10 साल की इंडिया की परफॉर्मेंस भी बता रही है कि ये उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। चलिए चाइना की बात करते हैं। चाइना में कंपनियां क्यों जाती थी? क्योंकि चाइना के पास एक बहुत बड़ी और बहुत तेजी से ग्रो करने वाली आबादी थी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोपियन मुल्कों से भी ज्यादा अच्छा था। उनने बहुत अहम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कम तरीन टैक्स के साथ इन कंपनियों के लिए बनाई। और उनका एक बहुत आला, बहुत जबरदस्त लॉजिस्टिक सिस्टम था। लॉजिस्टिक सिस्टम से क्या मुराद है? कि किस तरह सामान एक जगह से दूसरी जगह अच्छी रोडें, अच्छे अच्छे जहाज, अच्छी ट्रक, अच्छी ट्रेन पे तेजी से चला जाता था। और इंडिया, वो बढ़ तो रहा है बहुत तेजी से, लेकिन वो तो अपने खित्ते की स्पीड से भी नहीं के बराबर उसकी ग्रोथ हो रही। और कुछ कंपनियां ये देख के इस एहसास में आ रही हैं कि चाइना चाइना है और इंडिया इंडिया है। और तारीख, अब आप मेरे लहजे से समझ लेंगे कौन बेहतर और कौन बुरा गया। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर क्या मसाइल है। और सबसे बड़ा अहम मसला इंडिया का है टैक्स की तबाकुन लेवल पे ऊपर होना। सैमसंग, जिसने इंडिया में इतना पैसा लगाया, जिसने इंडिया के अंदर टेलीकॉम के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की, और जिसने अंबानी की कंपनी जियो को बड़े कम पैमाने पे इक्विपमेंट प्रोवाइड किया। लेकिन वो जो डील अंबानी के साथ की सैमसंग ने, जिसपे उनने इक्विपमेंट बेचा अंबानी को, उस पे $61 मिलियन का टैक्स बिल इंडिया ने लगा दिया। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, $60 मिलियन। ये कोई छोटी रकम नहीं है। उसके अलावा वोल्क्सवैगन, जो यूरोप से बड़े अरमान लेके इंडिया आई, उस पे तो तबाही कर फेर दी। उसको 1.5 बिलियन डॉलर्स, जहां सैमसंग, इसके मुकाबले में सैमसंग पे लगा हुआ टैक्स का बिल तो कुछ भी नहीं है। ये 1.5 बिलियन डॉलर इंडिया ने टैक्स में मांग लिए वोल्क्सवैगन से। और ये सिर्फ एक आधे वाकयात नहीं है। बहुत सी कंपनियां ऐसे मुख्तलिफ वाकयात को फेस कर रही, जिनने उन्हें हैरान कर दिया और डरा भी दिया कि क्या इंडिया में हम अपना पैसा सिर्फ लुटाने ही जा रहे हैं। सैमसंग को इंडिया ने कहा कि तुमने जो कंपोनेंट्स बेचे उन पे टैरिफ अवॉइड किया है। वोल्क्सवैगन को कहा कि तुमने पूरे गाड़ियां इंपोर्ट की हैं और पार्ट्स नहीं इंपोर्ट की, टैक्स को डॉज करने के लिए। और सैमसंग इसके जवाब में कहता है कि हम तो 2017 से इंडिया के फुल नॉलेज से, टैक्स अथॉरिटीज से डिस्कशंस के बाद ये काम कर रहे हैं। और वोल्क्सवैगन कह रहा है कि सिर्फ लॉजिस्टिक्स की बात है। कौन सही है कौन गलत? शायद दोनों सही हैं। लेकिन
इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इंडिया के सिस्टम पे कंपनियों का ट्रस्ट कम हो रहा है। जब कंपनियों को इस टाइप के बड़े बड़े टैक्स बिल्स आएंगे, निगोशिएशन भी नहीं होगी, और इंडिया के कानूनी सिस्टम कहेंगे कि पूरा टैक्स का बिल भरो। अक्सर औकात हमें नजर आता है जब ऐसे बड़े टैक्स बिल अच्छी टैक्स का यानी कंपनियों की जो पसंदीदा मुल्क हैं उधर लगते हैं, जैसे आयरलैंड हो गया, जैसे लग्जमबर्ग हो गया, तो वहां पे निगोशिएशन हो जाती है और टैक्स कहीं ना कहीं सेटल कर दिया जाता है कि आप कैश ना दें, आप इतनी और इन्वेस्टमेंट कर दें, आप इतना ना दें, आप 25% इसका हमें दे दें। इंडिया में ये बिल्कुल भी करने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती। तो अब सोचिए, इंडिया चाइना नंबर 2 क्यों नहीं बन सकता? करप्शन, हाँ, लेकिन चाइना भी करप्ट है। क्या मुख्तलिफ है? चाइना ने अपनी कामयाबी डिलीवर की, चाइना ने अपने सिस्टम्स डिलीवर की, चाइना ने वो इन्वायरमेंट दी जिसने कंपनियों को अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न डिलीवर किए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी डेंग शाओपिंग से अपने आप को कंपेयर तो करते हैं, लेकिन मुकाबला यहां पे आप कर रहे हैं जहां आसमान का, जो कि डेंग शाओपिंग है जिसने आज की मॉडर्न चाइनीज रियासत को एक सुपर पावर बना दिया, और दूसरे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इंडिया के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की कामयाबी और इकोनॉमिक ग्रोथ से कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकते। इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल लैटिन अमेरिका जैसा है, जो कि अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत सख्ती से प्रोटेक्ट करता है और बाहर की कंपनियों को बहुत सख्ती से मुश्किलों में डालता है। इंडिया ने तो दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड पैक से भी अपने आप को निकाल दिया है, क्योंकि इंडियन लीडर समझते हैं कि उन्हें दुनिया की फैक्ट्री नहीं बनना, और इसलिए वो चाइना नंबर 2 नहीं बन सकते। फिर आ जाता है इंडिया की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम। हम नंबर्स देखते हैं, चाइना दुनिया की 30% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और इंडिया सिर्फ 2%। इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर सिर्फ 14% है उनकी जीडीपी का, उसके मुकाबले में चाइना 25%, थाईलैंड 60%, वियतनाम 85%। इवन इंडिया के टैक्स इंसेंटिव्स जो बनाए गए हैं वो उनने मदद नहीं की, बल्कि उनने उनकी इंडस्ट्री की आउटपुट को 1% से कम कर दिया है। अब इसकी वजह क्या है? और उसकी वजह बहुत सिंपल सी है कि इंडिया के सिस्टम में ही बहुत ज्यादा मसाइल हैं। इंडिया बड़ी कंपनियों को पसंद नहीं करता। इंडिया की एवरेज लेवल पे जो कंपनी है, अगर हम सारी कंपनियां इंडिया की ले लें, उनको जम कर लिए, उनके अंदर कितने मुलाजिम हैं उनको जम कर लें, और उनको फिर उन सारी कंपनियों से डिवाइड कर दें, तो हर कंपनी के पास एवरेज में सिर्फ 2 मुलाजिम हैं। इंडिया के सिर्फ 20% वर्कर्स हैं जो कि सैलरी लेते हैं, बाकी सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये मत समझिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कारोबार है। इंडिया के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही और आप नौकरी की तलाश में दर बदर फिर रहे हैं। तो क्यों इतनी कम बड़ी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर? इंडिया के जो कि लेबर लॉज हैं, यानी जो काम करने वालों के लिए कानून बनाए गए हैं, उनने का लोगों को नौकरी से निकालना नामुमकिन बना दिया। जहां आपको सुन के ये अच्छा लग रहा होगा, लेकिन याद रखें, अगर एक एम्प्लॉय, अगर एक मुलाजिम काम कर रहा है और अगर उसे 20% उसे उसने अपने काम के अंदर 5 डॉक्यूमेंट बनाने हैं और सिर्फ 2 बना रहा है, और कंपनी से निकाल भी नहीं सकती, और उसको निकलने का खतरा भी नहीं है, तो वो अपना काम 2 से क्या वो 1 पे भी ले आएगा। तो कंपनी उसके लिए ये कोई अच्छी चीज नहीं है। सिर्फ इंडिया 20% इंडियन औरतें काम कर रही हैं, और हमें याद रखना चाहिए कि चाइना के अंदर 45% उनकी औरतें वर्कफोर्स में काम करती, और उनका ये बहुत, उन चाइनीज औरतों का काम करना उनकी इकोनॉमी ग्रोथ के लिए बहुत अहम था, क्योंकि चाइना की औरतों ने फैक्ट्रियों में काम करके अपनी मुल्क की इकोनॉमी को पुश किया। और बहुत से केसेस में जहां औरतें घर चलाती थीं, उनके घर के मर्द तालीम हासिल कर रहे थे ताकि वो ज्यादा बेहतर नौकरियां कर सकें। इंडिया के अंदर ये नहीं हो रहा। और तीसरी बात, इंडिया की सारी वर्कफोर्स या उनकी सारी लेबर या उनके सारे लोग जो काम करना चाहते हैं वो रूरल में है और सिटीज की तरफ, शहरों की तरफ नहीं जा रहे। ये बुरा क्यों है? क्योंकि फैक्ट्रियां शहरों में, कंपनियां फैक्ट शहरों में आती हैं, और गांव में जहां पे उनकी ज्यादातर आबादी है, वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर होता है, वहां पे सिर्फ फार्मिंग होती है। तो जब तक ये वर्क फोर्स शहरों में नहीं मूव करेगी, तो इंडिया कंपनियों को वो वर्क फोर्स भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। और तालीम, सिर्फ 60% इंडियन जो लोग यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं और डिग्रियां लेते हैं, वो जनरल डिग्रीज लेती हैं।
और सिर्फ 10% इंजीनियरिंग लेते हैं। इसका क्या मतलब? चाइना के पास दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हैं, तभी उनके वहां पे लोग जाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग फैक्ट्रियां बनाती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ना कि लॉयर्स, ना के बिजनेसमैन, ना के सियासतदान। राइट? तो लॉयर इंजीनियरिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं। और इंडिया की ब्यूरोक्रेसी, उसने तो एक फौज से सरकारी मुलाजमीन की भर्ती की हुई है। और ये फौज काम कंपनियों के लिए आसानी नहीं बनाती, बल्कि ये उनके लिए काम करना नामुमकिन बनाती। सो अब हमें समझने की जरूरत है कि ट्रेड डील्स जो इंडिया कर रहे हैं वो बिल्कुल मैटर नहीं करती। क्यों? इंडिया ने यूके के साथ एक फ्री ट्रेड डील अब कुछ दिनों पहले साइन की, जिसके अंदर 85% जो ट्रेड होगी इंडिया के बीच में और यूके के बीच में वो ड्यूटी फ्री होगी ये अगले 10 सालों में। लेकिन यूके क्या बना रहा है? ये वो सिर्फ यूके जो मर्जी बना ले, यूके को स्ट्रेट डील से सिर्फ 0.1% उनके उससे उनको कोई फायदा मिलेगा। लेकिन इंडिया, इंडिया इंडस्ट्रियल पावर भी नहीं है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी खरीदती कम, बेचती ज्यादा है। तो उस वो ना यूके को ज्यादा फायदा उससे होगा, ना अमेरिका को फायदा होगा, जो कि इंडिया से ट्रेड डील साइन कर रहा है। क्योंकि $500 बिलियन ऑफ ट्रेड जो इंडिया कर रहा है, तो वो सिर्फ इंडिया की 3% जीडीपी है। और अमेरिका, अमेरिका इंडिया से खरीदेगा ज्यादा, बेचेगा कम। जब दोनों मुल्कों को फायदा नहीं होगा तो किस तरह आगे बात बढ़ेगी? हम इंडिया अक्सर सुनते हैं बाइकआउट करेंगे, बाइकआउट करेंगे। अमेरिका बाइकआउट करे या चाइना बाइकआउट करे या यूरोप बाइकआउट करे तो उसका कोई फायदा होता है? इंडिया बाइकआउट करेगा? जो मुल्क लोगों को अपनी चीजें बेच रहा है, खुद कुछ खरीद नहीं रहा, वो किस तरह दुनिया का बाइकआउट करे? उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनका बाइकआउट कोई ना करे, क्योंकि वो सिर्फ बेच रहे हैं, खरीद वो बिल्कुल कम रहे। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करें तो इंडिया ने चाइना की स्पेशल इकोनॉमिक जोन का छापा तो जरूर मारा है, लेकिन उनने उनको बिल्कुल बेकार जोन्स बनाए। उनने 100 छोटी और बेकार जोन्स जो बनाई हैं, उनने के अंदर कोई ग्रोथ नहीं नजर आई। वो तो बाकी मुल्क के मुकाबले में भी कम ग्रो की है उनने। वो सिर्फ स्पेशल, वो सिर्फ यूनिक और सिर्फ अच्छी नाम की ही है। अगर इंडिया लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग फेज से निकलना चाहना चाहता है, लेकिन उसके बगैर इंडिया हवावे या शाओमी जैसी कंपनियां ही नहीं बना सकता। इस वक्त एप्पल इंडिया में बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन इंडिया की बाकी इकोनॉमी बिल्कुल साथ नहीं दे रही। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे पूरी तरह चला जाएगा, या वो छापे मार रहा है, वो छलांगे मार रहा है, लेकिन वो फंडामेंटल्स को भूल चुका है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया देसी एनालिसिस देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और हम आपको अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। बहुत शुक्रिया। स्पेशल